आज की कहानी एक ऐसे इंसान के संघर्ष की है जिसे अपनी जिंदगी में कभी भी किसी बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फू नाम का एक आदमी जो कि एक कंपनी का सीईओ है, एक छोटे से प्लेन में अंटार्कटिका की ओर जा रहा है। उसका मानना है कि वह वहां एक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जगह बनाएगा और ऐसा करने वाली उसकी कंपनी पहली कंपनी होगी जिससे उसे खूब मुनाफा होगा। इसके बाद हम उसके सामने दो लड़कियों को देखते हैं। पहली है नताशा जो कि एक मॉडल है और दूसरी है जिंग जो कि एक साइंस फोटोग्राफर है। इसके अलावा उनके साथ एक पायलट भी होता है। दरअसल ये प्लेन काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। खैर, कुछ ही देर बाद जैसे ही ये लोग अंटार्कटिका के पहाड़ों के करीब पहुंचना शुरू करते हैं, इनके प्लेन से तेज हवाएं टकराने लगती हैं जिसकी वजह से प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। एक समय पर तो प्लेन एक पहाड़ से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी तेज हवाओं की वजह से प्लेन अचानक अपना बैलेंस खो देता है। इसी चक्कर में पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता और प्लेन जाकर एक ऊंचे पहाड़ से टकरा जाता है। इस हादसे में सबसे पहले पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन पीछे बैठे तीनों लोग अब भी जिंदा होते हैं। कुछ ही देर बाद उनका प्लेन नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है और आखिरकार अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के बीच जाकर क्रैश हो जाता है। चारों ओर बस बर्फ और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। सभी की आंखें बंद थीं और किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद सबसे पहले फू की आंखें खुलती हैं। वह फौरन प्लेन से बाहर निकलता है और चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि ये लोग जिस जगह पर क्रैश हुए हैं वह असल में बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका है और यहाँ से सिर्फ वही प्लेन या शिप गुजरते हैं जिनका यहाँ आना बेहद ज़रूरी होता है। खैर, सबसे पहले फू क्रैश हुए प्लेन के अंदर जाता है ताकि अपने साथियों को बचा सके। वहाँ उसे नताशा बेहद बुरी हालत में दिखाई देती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से वह इधर उधर गिर नहीं पाई थी। फू फौरन उसे बाहर लेकर आता है। इसके बाद वह दोबारा प्लेन के अंदर जाकर जिंग को देखता है। वह भी होश में होती है, लेकिन उसका पैर प्लेन के एक हिस्से के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। फू जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी प्लेन डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बर्फ के अंदर धंसने लगता है। ये देखकर फू बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे झिंग के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी हालत देखकर फू को उस पर दया आती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा प्लेन के अंदर जाता है और किसी तरह झिंग को वहां से बाहर निकाल ही लेता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं उसी समय पूरा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। अब उनके पास प्लेन का रेडियो भी नहीं था जिससे वे किसी से संपर्क कर सकें। मदद मिलने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अब इन दोनों को खुद ही कुछ सोचना होगा। लेकिन यहाँ जिंग और फू देखते हैं कि नताशा बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि नताशा अब मर चुकी है। लेकिन जिंग कहती है कि हम इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए फू प्लेन के टूटे हुए हिस्से से एक स्ट्रेचर बनाता है और नताशा की बॉडी को उस पर रखकर दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जिंग भी ठीक से चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए फू उसे किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता क्योंकि कुछ ही दूरी आगे बढ़ने के बाद उनका सामना एक एवलांच से हो जाता है जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर जिंग फौरन कहती है कि हमें जल्दी से एक गड्ढा खोदना होगा और उसके अंदर छिपना होगा। फू तुरंत गड्ढा खोदने में लग जाता है और जैसे ही एवलांच उनके करीब पहुंचता है दोनों उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह वे किसी तरह उस एवलांच से बच जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने नताशा की लाश को ऊपर ही छोड़ दिया था जिसे कुछ गिद्ध आकर नोचने लगते हैं। जब फू और जिंग बाहर निकलते हैं तो फू कहता है कि हमें नताशा को यहीं दफन करना होगा क्योंकि मैं इतनी भारी लाश को लेकर आगे नहीं जा सकता। जिंग भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर नताशा को वहीं दफन कर देते हैं। यह पल जिंग के लिए काफी इमोशनल होता है क्योंकि वह नताशा को कई सालों से जानती थी और नताशा के कहने पर ही वह इस सफर पर आई थी। लेकिन अब उसे अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना था। हालांकि जिंग की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खुद चल सके, इसलिए फू एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाता है और जिंग को अपनी पीठ पर बैठाकर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोनों कई बार गिरते हैं,
क्योंकि वहाँ की बर्फीली और ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर चलना बेहद मुश्किल था। और जब एक बार वे लोग एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी अचानक फू का पैर फिसल जाता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और झिंग का पैर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद जब झिंग को होश आता है, तो वह खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाती है, जो किसी पुराने कॉटेज जैसी लग रही थी। ये देखकर झिंग काफ़ी खुश होती है और फू को आवाज़ लगाती है। फू वहीं सो रहा था। झिंग उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इसके बाद वह उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है। वह कहती है कि उसे किसी भी तरह उसके पैर की हड्डी को सीधा करना होगा, वरना अगर उसका पैर इसी हालत में रहा तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। आखिरकार फू बड़ी मुश्किल से उसके पैर की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करता है। इस दौरान जिंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह बेहोश हो जाती है। हालांकि फू किसी तरह उसके पैर को सीधा कर देता है, लेकिन अभी भी उसका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इसलिए जिंग को कुछ दिनों तक बेड पर आराम करना होगा। अब फू कहता है कि मैं आस-पास जाकर देखता हूँ। क्या पता हमें कोई ऐसा सामान मिल जाए जो हमारे काम आ सके। इतना कहकर फू बाहर चला जाता है। इसके बाद जब वह कॉटेज के पीछे जाता है तो उसे वहाँ एक जनरेटर मिलता है। जनरेटर काफ़ी पुराना था और बड़ी मुश्किल से लेकिन किसी तरह स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से कॉटेज में लगा हीटर भी ऑन हो जाता है। यह देखकर जिंग को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अब उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली थी। इसके बाद फू कुछ और ज़रूरी चीज़ें ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ खाने पीने का कुछ सामान भी मिल जाता है, जिस पर चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जिंग उसे देखकर तुरंत समझ जाती है, क्योंकि यह कॉटेज असल में चीनी रिसर्चर्स ने बनाया था। यानी इसके आसपास ही चीनी अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मौजूद है, जो अंटार्कटिका में चीन का रिसर्च स्टेशन है। यह सुनकर फू काफ़ी खुश होता है और जिंग से पूछता है कि क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिंग बताती है कि यह इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके पास खाना बहुत ही लिमिटेड है, जो सिर्फ कुछ दिनों तक ही चल सकता है। इसके अलावा जनरेटर में लगभग 200 लीटर फ्यूल है, जो करीब 75 दिनों तक चल सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें जनरेटर को दिन में सिर्फ 4 घंटे ही चलाना होगा। यानी उनके पास जो भी सामान और संसाधन है, उन्हें किसी भी हालत में लगभग 75 दिनों तक ही चलाना होगा। अभी अंटार्कटिका में समर चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद विंटर शुरू होने वाला था और सर्दियों में हालात और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाले थे, क्योंकि इतनी भयंकर ठंड को झेल पाना आसान नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद भी फू इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह जिंग से कहता है कि ठीक है, मैं हर रोज़ बाहर जाऊंगा और अलग अलग डायरेक्शन में उस स्टेशन को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए उन्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, जो जिंग अगले दिन बनाकर उसे समझाती है। जिंग बताती है कि हमें सिर्फ 3 डायरेक्शन में जाकर तलाश करनी होगी, लेकिन फू उसकी बात पूरी तरह नहीं सुनता और खुद ही निकल जाता है। वह लगातार चलता रहता है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वह जिंग की बताई हुई डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, लेकिन वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर भी जब भी वह कॉटेज वापस लौटता था तो जिंग को झूठी उम्मीद देता था कि उसने वहाँ कुछ देखा है और शायद अगले दिन उसे कुछ मिल जाए। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि जिंग अपनी उम्मीद न खो दे। एक दिन जब फू अंटार्कटिका के साउथ पोल के पास होता है, तभी उसका सामना एक बड़े आइसबर्ग से हो जाता है, जो किसी भी वक्त टूट सकता था। फू किसी तरह वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। इसी तरह तलाश करते करते 14 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी और उनका खाना भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तभी एक दिन झिंग उससे कहती है कि तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तुम्हें हर दिन कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। फू उसकी बात मान जाता है। अगले दिन झिंग उसे खाना खिलाकर बाहर भेजती है, लेकिन अब उनके पास खाने की भी कमी होने लगी थी। इसलिए फू अपने बनाए हुए एक टूल की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। किस्मत से वह एक मछली पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही वह वापस लौट रहा होता है, तभी उसका पैर एक कमजोर बर्फ की सतह पर पड़ता है और फू नीचे जाकर एक बहुत बड़ी खाई में गिर जाता है। करीब 13 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने चारों ओर देखता है। यहाँ का नज़ारा देखकर वह अपनी सारी उम्मीद खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ये गुफा चारों तरफ से बर्फ से बंद थी और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार फू वहीं लेट जाता है
क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह उस जगह पर 2 दिन बीत जाते हैं। उधर जिंग उसके वापस आने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद वह खुद उठती है और जनरेटर को शुरू करने के लिए बाहर जाने लगती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था। वह किसी तरह रेंगते हुए जनरेटर तक पहुंचती है। अब उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन जनरेटर को शुरू करना इतना आसान नहीं था। जिंग बहुत कोशिश करती है, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाता। उधर जब 2 दिन बीत जाते हैं, फू दोबारा उठ खड़ा होता है। वह चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसे एक जगह बर्फ के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई देती है। फू सोचता है कि शायद इसी दरार के सहारे वह ऊपर तक पहुंच सकता है। इसके बाद वह उस छोटी सी दरार का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो अब पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। जनरेटर शुरू नहीं हो रहा था और उसे शायद यह भी यकीन हो चुका था कि फू मर चुका है। इसी वजह से वह अपनी जान खत्म करने की कोशिश करती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। इसके बाद वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ फू बर्फ को चीरते हुए किसी तरह ऊपर निकल आता है और बिना समय गंवाए कॉटेज की तरफ भागने लगता है। वहां पहुंचने के बाद उसे जिंग जनरेटर के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिलती है। फू जब उसे चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही थीं और वह अभी जिंदा थी। इसलिए वह फौरन उसे उठाकर अंदर ले जाता है और उसके हाथ पर मरहम लगाता है। जब जिंग को होश आता है तो फू उसे समझाता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। धीरे धीरे जिंग कहीं ना कहीं फू को पसंद करने लगी थी। खैर, अब उन्हें इस कॉटेज में रहते हुए 40 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। एक दिन फू फिर से उस स्टेशन को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगती है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। इसलिए वह वापस कॉटेज की तरफ लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और कुछ समय बाद उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे अपना कॉटेज भी नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह बार बार गिरने लगता है और जोर जोर से झिंग को आवाज लगाने लगता है। किस्मत अच्छी थी कि झिंग उसकी आवाज सुन लेती है। वह तुरंत बाहर आती है और उसे सही दिशा बताने लगती है। झिंग उसे देखते ही गले से लगा लेती है। फिर झिंग उसे आंखों पर बांधने के लिए एक कपड़ा देती है। करीब 3 दिन बाद फू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। अब तक ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अपनी आंखों के ठीक होने के बाद फू एक बार फिर उसी कपड़े को आंखों पर बांधकर बाहर निकलता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक और बड़ा हादसा होने वाला था। फू जिस जगह पर खड़ा होता है वहां की बर्फ की सतह बेहद कमजोर होती है और अचानक टूट जाती है। फू सीधे नीचे समुद्र के बेहद ठंडे पानी में जा गिरता है। वह पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र कुछ पेंगुइन पर पड़ती है, जो पानी से होकर एक रास्ते की तरफ ऊपर जा रहे थे। फू उनके पीछे जाने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे तैरते हुए उन्हीं के रास्ते से ऊपर आने लगता है और आखिरकार किसी तरह पानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह भीग चुका था और उसका खून जमने लगा था। ऊपर से अंटार्कटिका की बर्फीली हवा उसके शरीर को और भी ज्यादा ठंडा कर रही थी। वह जैसे तैसे आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर में उसके बाल और दाढ़ी तक जम चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार चलता रहा और आखिरकार कॉटेज तक पहुंच ही गया। फू की ऐसी हालत देखकर झिंग बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत उसे अंदर ले जाती है और उसके साथ लेट जाती है, ताकि उसके शरीर को थोड़ी गर्मी मिल सके। अगले दिन फू की हालत थोड़ी बेहतर होती है। इसके बाद वह एक बार फिर बाहर जाने के लिए तैयार होता है। उन्हें अंटार्कटिका में रहते हुए 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों को लगता है कि शायद बाहर कोई पोलर बियर हो सकता है, इसलिए वे काफी डर जाते हैं। लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वहां एक पेंगुइन खड़ा होता है, जो धीरे धीरे उनके कॉटेज के अंदर आने लगता है। फू उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उस पेंगुइन को एक पेट की तरह अपने पास रखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों को वह पेंगुइन पसंद आने लगता है और वह भी हर वक्त उनके साथ रहने लगता है। एक दिन फू उसे अपने बनाए हुए एक स्लेज पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। उनके पीछे पीछे वह पेंगुइन भी चलता हुआ आता है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी जिंग गौर करती है कि फू की नाक से खून आ रहा है, लेकिन वह इस बारे में फू को कुछ नहीं बताती। एक दिन जब दोनों किसी बात पर खूब हंस रहे होते हैं
तभी अचानक जिंग की नाक से फिर खून आने लगता है। इस बार फू की नज़र उस पर पड़ जाती है। जिंग बताती है कि असल में ऐसा उसके शरीर में विटामिन और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रहा है। उसे ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत है। एक दिन फू जिंग को अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां दोनों कुछ अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फू कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ। हम इतने दिनों से रोज़ इसी तरह चलते आ रहे हैं। शायद हमारी किस्मत में यही मरना लिखा हुआ है। लेकिन जिंग उससे कहती है कि मरना शायद मेरी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी नहीं। वह कहती है कि तुम्हें अपने लिए आगे बढ़ना होगा। हमने इतने दिन साथ बिताए हैं और अब तुम्हें हमारी इस कहानी को एक अच्छी एंडिंग देनी है। अगले दिन फू फिर से उस स्टेशन की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन इस बार रास्ते में उनका सामना एक भयंकर बर्फीले तूफान से होता है। फू पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वह अब कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन वह एक बार फिर अपनी पूरी ताकत जुटाता है और खड़ा हो जाता है। आखिरकार चलते चलते वह एक साइन बोर्ड के पास पहुंचता है। साइन बोर्ड पर चाइनीज अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन लिखा हुआ था। तो दोस्तों, फाइनली फू उस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच चुका था। वह वहां पहुंचते ही जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसके अंदर अब चलने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी वहां मौजूद कुछ लोग उसे देख लेते हैं और फौरन उसकी मदद के लिए बाहर आते हैं। फू उन्हें बताता है कि उसका एक साथी अभी भी एक कॉटेज में फंसा हुआ है। ये सुनकर कुछ लोग तुरंत एक ट्रक लेकर जिंग को बचाने के लिए उसके साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा एवलांच आ जाता है। फू की आंखों के सामने ही पूरा कॉटेज उस एवलांच के अंदर समा जाता है और जिंग के भी उसमें बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। फू जोर जोर से रोता है, चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह निराश हो जाता है और रोते रोते वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एक रात उसी रिसर्च स्टेशन में फू की आंख खुलती है। तभी उसे अपने पास जिंग की बनाई हुई वही सर्वाइवल बुक दिखाई देती है। वह किताब खोलकर पढ़ता है जिसमें बताया गया था कि एवलांच आने पर किस तरह खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे पढ़ते ही फू के मन में एक ख्याल आता है। वह सोचता है कि जिंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर उसने खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा तो वह ज़रूर जिंदा होगी। इसी उम्मीद के साथ फू फौरन एक बाइक लेकर उसी कॉटेज की तरफ निकल पड़ता है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पहुंचने के बाद उसे बर्फ के बीच एक गड्ढा दिखाई देता है। फू उस गड्ढे के अंदर देखता है और वहां जिंग को जिंदा पाता है। दरअसल जिंग ने खुद को एवलांच से बचाने के लिए उसी गड्ढे के अंदर छिपा लिया था। दोस्तों, जिंग को जिंदा देखकर फू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसे सीने से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। तभी आसमान में हमें खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर जिंग बेहद खुश हो जाती है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान को ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके अंदर सबसे पहले मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।